सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज का जो सेशन है, ये सेशन हम स्पेशली आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अभी एलटी ग्रेड का प्री का एग्जाम हो चुका है और अब हम उसकी मेंस की तैयारी के लिए सारे एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड के प्री को लगभग वो उनके दिमाग में है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके 100 प्लस नंबर हैं और बहुतों के 90 प्लस नंबर हैं, 80 प्लस भी नंबर वाले लोग हैं। तो इस तरह से जो है हमें लग रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ टारगेट इसके सर से काफ़ी संख्या में एस्पिरेंट जो है प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप लोग मेंस को कैसे लिखें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी क्या हो रहा है कि जब से आपका ये प्री का एग्जाम हुआ है, अलग-अलग जो है देख रहे होंगे आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे अलग-अलग तरह से बातें बताई जा रही हैं कि ऐसे पेपर आएगा, ऐसे लिखना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ग्रामर सेक्शन नहीं आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अगर ग्रामर में आएगा तो क्या आएगा। ऐसी बहुत तरह-तरह की बातें की जा रही हैं और हमारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। मुझसे ना जाने कितनी बार अलग-अलग लोगों के कॉल आ गए कि सर ये बताइए कि क्या केवल लिटरेचर ही रहेगा? तो हमने कहा कि नहीं, लिटरेचर के जब सिलेबस जो दिया है वो रहेगा कि केवल लिटरेचर ही रहेगा। तो अगर आप सिलेबस को देखते हैं एलटी ग्रेड के, तो आपके सिलेबस में लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है, राइटिंग सेक्शन भी है, वोकैब्युलरी भी है। लेकिन बहुत बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स ने ऐसा दावा किया कि वोकैब्युलरी कुछ पूछी नहीं जाएगी। ग्रामर के सेक्शन से जो है केवल आपका जो है 2 ही ऐसा सेक्शन है जो पूछा जा सकता है, वो भी राइटिंग सेक्शन, वो डायलॉग राइटिंग का सेक्शन और जो दूसरा सेक्शन है आपका लेटर राइटिंग का सेक्शन। तो मैं बस हँस ही रहा था कि क्या चल रहा है, और आजकल बस यूट्यूब चैनल चलाना है तो कुछ भी कह लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सभी के बीच में हमारा एक ऐसा चैनल है जो ऑथेंटिक सूचनाओं के साथ आता है, और हम अ, आज का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम स्पेशली एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जिनसे आप सभी को आज बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि ये जो सेशन है, इस सेशन में क्या होता है कि अगर हम ऐसे, तो हमारे बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, आप सभी को पता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरे ढेरों फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं उन लोगों को किसी को भी ला सकता था। लेकिन बात ये थी कि किस व्यक्ति से शुरुआत कराया जाए आज के इस राइटिंग का जो हम स्पेशल ये सेशन लेकर आए हैं कि अब आप लोग को आंसर राइटिंग करना है, तो ऐसा कौन-सा व्यक्ति बेस्ट रहेगा? तो जब बेस्ट की बात आती है तो कहा जाता है कि जो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से गुज़रा हो, जिसने उसको झेला हो, जिसने उसको सहा हो। तो आज जो हमारे बीच में हैं श्री आनंद त्रिपाठी जी, ये आप जो है बीएचयू से आपने जो है हमारे जस्ट जूनियर रहे हैं। हमने 12-14 में एमए किया था और आपने जो है 13-15 में प्रोबेबली एमए किया है। तो आनंद त्रिपाठी जी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीएचयू से तो है ही हमारा कनेक्शन, साथ ही साथ बहुत ही जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पहले मैंने ज्वाइन किया था, फिर केंद्रीय विद्यालय के बाद से जो है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यूपी हायर में आया। तो इसी तरह से इनकी भी जर्नी बड़ी ही शानदार रही है, बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। एसएससी वगैरह की तैयारी जैसे मैं करता था, बहुत से एग्जाम्स क्वालिफाई, तो ऐसे इनका भी रहा है। इन्होंने इसके पहले DSSB में पीजीटी का एग्जाम दिया था और वहाँ बहुत अच्छे रैंक के साथ ये क्वालिफाई किए थे। और फिर उसके बाद से जो है अभी जो पिछला एग्जाम आपका हुआ था, जो एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहाँ पे मेंस हुआ था, आंसर राइटिंग का पेपर था और बहुत से लोगों ने पेपर ही नहीं दिया था। उस एग्जाम में जो कि काफ़ी कठिन माना जा रहा था, उस एग्जाम में आपने बहुत अच्छे से शामिल हुए आप, और आपने छठी रैंक उस एग्जाम में प्राप्त किया। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे बीच में श्री आनंद जी हैं, आपका स्वागत है आनंद जी। और इससे पहले कि हम आपको इनवाइट करें, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है आपके बारे में थोड़ा-सा बस दिखाना चाहूँगा एक्सपीरियंस को, ताकि देखिए आनंद जी का, देखिए उस समय का रिजल्ट भी है, तो आप सभी लोग इसे देख लें। देखिए ये आनंद जी हैं, ये आज से कुछ समय पहले का फ़ोटो है इनका, और ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप इसको स्क्रीनशॉट में बड़ा तो नहीं कर पाऊँगा, आप अपनी तरफ ज़ूम करके देख सकते हैं। ये पिछली बार का रिजल्ट है, तो इसमें छठे नंबर पे आप देख सकते हैं आनंद त्रिपाठी जी हैं। तो इसमें कोई डाउट है नहीं। इतने अच्छे रैंक के साथ इन्होंने क्वालिफ़ाई किया, आज हमारे बीच में है, तो निश्चित तौर पे आप सभी को सर का लाभ लेना चाहिए। तो आनंद सर, आपका स्वागत है। 1 मिनट, कहाँ चला गया?
Just show my screen. Yes. तो आनंद सर, आपका स्वागत है टारगेट विद एसके सर में। और अब आप जो है एस्पिरेंट्स को बताएंगे कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम की तैयारी ये लोग कैसे करें। सबसे पहले सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने तमाम जो चीजें बताई उसमें एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है सुनने वालों का। वैसे भी अभी शाहरुख खान जब एडिनबरा में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करते, आप कितनी भी बड़ी फिलॉसफी देते रहे कोई सुनेगा नहीं। तो रिजल्ट के साथ जब बात करते हैं तो बात ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम आप सबको पता है। सर ने DSSB के बारे में और GIC लेक्चरर के बारे में आपको बताया। उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, नवोदय PGT भी क्वालिफाइड है, छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिल रही थी, नहीं गए तो नेट तो खैर है ही, तो अगली लड़ाई GDC की है। खैर मुद्दे पर आते हैं। पहली बात तो ये सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को न बुला करके एक लेक्चरर को क्यों बुलाया। देखिए काफी जरूरी है इस चीज को समझना। आप सभी लोग पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, आपको मालूम होगा जैसे कई बार क्या होता है, अगर हम थोड़ी बात UPSC की करें तो आप अपने एंड से भी पता करेंगे तो मालूम चलेगा आपको। जैसे जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, कई बार हो सकता है उनका UPSC प्री मेंस क्वालिफाई हो जाता हो, कुछ लोग अच्छी रैंक भी लाते हैं UPSC में, लेकिन उन्हीं लोगों को अगर आप उतार देंगे PCS के लिए तो PCS में उनकी रैंक गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि दोनों का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। यूपी कुछ हद तक अब सेम कर दिया है, लेकिन बाकी राज्यों में वो अलग है। तो ऐसा होता है कई बार कि जो लोग UPSC में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हो सकता है वो स्टेट PCS में उतना अच्छा न कर पाए। तो हर एग्जाम की अपनी अपनी क्वालिटी है। चूंकि यहाँ पर LT के मेंस की बात चल रही है, साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आप में से जो लोग प्री क्वालिफाई करने कंफर्म हो चुके हैं कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं और आप मेंस के लिए लगे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके बारे में बात करेंगे ही हम। मैं उनको भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने LT ग्रेड का प्री दिया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप LT ग्रेड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसका कोई मतलब नहीं कि आप अगर LT ग्रेड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप GIC में नहीं करेंगे। बात वही है, क्योंकि LT ग्रेड के क्वेश्चंस मैंने देखे वो बहुत ही सरफेस लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी डीप जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए GIC बेहतर होगा। ठीक है, बाकी रही मेंस की बात, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि LT का मेंस पहली बार होने जा रहा है, GIC का मेंस एक बार हो चुका है। उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है लिटरेचर में, इसी का तो मजा है कि आप हर चीज जान जाएंगे तो फिर क्या मजा रहेगा। तो चीजें बची रहनी चाहिए, जिसको ओपन एंडिंग बोलते हैं आप लिटरेचर में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये जो तमाम बातें सर ने कही अभी की अलग अलग यूट्यूब चैनल्स अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात तो ये आप ये जान लीजिए कि सिलेबस कोई भी संस्थान जब जारी करता है, खास करके अगर UPPSC की बात करें, बाकी तो कई ऐसे भी हैं कि वो सिलेबस कुछ जारी करते हैं, क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं। UPPSC के साथ ऐसा नहीं है अब तक मेरी जानकारी में। सिलेबस जो जारी होगा क्वेश्चंस उससे आएंगे नो डाउट, लेकिन उसने ये वादा नहीं किया आपसे कि किस पर्टिकुलर पोर्शन से कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे, या जो सिलेबस दिया है सारे क्वेश्चन वहीं से आ ही जाएंगे। कुछ पोर्शन छूट भी सकता है, तो छूट जाने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया। बस ये है कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। आपने LT दिया होगा, आप जानते हैं चिन्युआ चेबे से काफी सारे क्वेश्चंस थे, जॉन राइट एंड ऑल फॉर लव से काफी क्वेश्चंस थे। तो ये बनाने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। तो मुद्दा ये है कि सिलेबस में अगर आपके सिलेबस में, GIC के सिलेबस में या LT ग्रेड के सिलेबस में जो दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं लिटरेचर की
कहाँ से चीजें आ रही हैं, ग्रामर की चीजें कहाँ से आ रही हैं, तो वो आएंगी। अब कितनी क्वांटिटी में आएंगी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें कई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली अगर आप एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक फील्ड में एक जो आइडिया लिया जाता है 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम इजी होते हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े 20 या 30% कह लीजिए वो थोड़े मतलब मीडियोकर टाइप, या यूं कह लीजिए कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो 10% होता है वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो वो किसी भी पोर्शन से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको समझने की ये जरूरत है कि मेंस में, अच्छा एक चीज और काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर कैसे मिला था, अलग मिला था, बुकलेट के साथ मिला था। तो मैं आपको बता दूं, हमें मिला था बुकलेट कम आंसर शीट, मतलब ये जिसमें बुकलेट में क्वेश्चंस थे उसी के नीचे आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ था, उसमें लिखना था। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना कि कितना लिखना है आपको। दूसरी चीज उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर भी अलग से मिला हुआ था, मतलब क्वेश्चन पेपर घर लाने के लिए भी मिला था, और जो आपको अलग से बुकलेट मिला था जिस पर लिखना भी था वो आपको उस पर लिख करके उसको जमा कर देना था। क्वेश्चन के साथ था वो आंसर के लिए लिखा हुआ था, बाकी क्वेश्चन बुकलेट अलग से घर लाने के लिए भी मिला हुआ था। तो क्वेश्चंस इसमें भी अगर आप बात करें तो मेंस के क्वेश्चंस किस ढंग से सेट हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस तो नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर के कितने आएंगे। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स वालों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। जीआईसी मेंस जो हुआ था, मैं बात जीआईसी मेंस की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक एलटी का कोई मेंस हुआ नहीं है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में वही है, उससे जो हम कुछ कंक्लूड कर पाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट में उसका भी पैटर्न अलग था। अभी एक केमिस्ट्री वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो है 20 नंबर या 25 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, और फिर बाकी 10 क्वेश्चन अलग से थे, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर आपको सर ने शेयर किया हो वो क्वेश्चन पेपर तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर अभी तक न भी पहुंचा हो तो मैं बताता हूं आपको, जिस तरह से उसमें क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर था। आनंद सर, क्या मैं पेपर अभी वैसे शेयर कर दूं? स्क्रीन पे दिखता हाँ, रहेगा बच्चों को? आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, शेयर कर दीजिए। ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है सर, आप बात करिए, मैं 1 सेकंड में शेयर कर रहा हूँ, आप तब तक बताइए। ठीक है सर, तो आप क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं 25 नंबर के 5 क्वेश्चंस आए हैं 125 मार्क्स के। उसके बाद 5 क्वेश्चन आए हैं 15 मार्क्स के, तो 25 के 5 और 15 नंबर के 5 क्वेश्चंस। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये है, ये तो क्लियर है, ठीक है। सेक्शन सी काफी ज्यादा, इसमें डिवीजन के बाद सब डिविजन है, वो काफी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसने काफी इसको लेंथी बना दिया। सेक्शन सी में लिखा है 10 into 10, यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन किस रंग के हैं आप देखिए। उसमें एक क्वेश्चन है जिसका सब डिवीजन है 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये हुआ 10 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, और लास्ट में 1 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो ये जो पैटर्न है, उसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन अलग से दिया, फिर 1 into 10 दिया, मतलब 10 क्वेश्चन अलग अलग 1-1 नंबर के, फिर अगेन 1 into 10 है, 1 into 10 है। तो इस तरह से आगे लास्ट में 2 into 5 करके दिया हुआ है। तो ये जो डिवीजन है, ये जो पेपर है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को काफी लेंदी बना दिया है, और मुझे लगता है इससे होगा क्या
अगर आप शुरू में ही सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो एक बार हो सकता है कॉन्फिडेंस हिल जाए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। आपने और भी एग्जाम्स दिए होंगे, आप ये जानिए कभी भी जब आप कंपटीशन के लिए उतरते हैं, हालांकि हम एकेडमिक फील्ड के कंपटीशन की तुलना एसएससी या सीडीएस वगैरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, पीजी किया होगा, हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो वो एकेडमिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो क्वेश्चंस वैसे ही बनाए जाते हैं, मतलब वो टाइम टेकिंग वाले नहीं, वो जितने टाइम पीरियड के लिए होता है वो क्वेश्चन पेपर वैसा ही बना होता है, मतलब कि अगर आपके अंदर ठीक कैपेसिटी है तो आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो सिंपली आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, खास करके मेंस वगैरह की मैं अगर बात करूं, या जो कंपटीशन के अलग एग्जाम्स हैं एसएससी का, जैसे आप देखेंगे 2 घंटे में जो है अभी का जो पैटर्न चल रहा है टीयर 1 में, 2 घंटे में 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन हैं, कहने को 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 100 कभी नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी भी है तब भी आप 90 जाएंगे, 90 प्लस जाएंगे। 100 कर पाना लगभग मुश्किल सा है, जो बहुत महारथी हैं वो करते हैं। तो वो होता है प्रैक्टिस टेस्ट या स्पीड टेस्ट बोले उसको। तो स्पीड टेस्ट में आपकी स्पीड चेक की जाती है। तो उस तरह से आप देखें तो ये मेंस वाला जो ये पेपर सर दिखा पा रहे हैं आपको, हाँ सर, इसमें जी बिल्कुल विजिबल है सर, देखिए साफ लिखा है इसमें सर, ऊपर थोड़ा सा करिएगा इसको। 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इसमें देखिए देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये नाम के लिए केवल 20 है। देखिए सेक्शन ए में 5 जनरल आंसर क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप मैंने बताया आपको, सेक्शन बी में अगेन 5 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, वर्ड लिमिट भी दे दिया उसमें। सी में क्या लिखा है, कंसिस्ट 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद वर्ड लिमिट ऑफ 50 ईच। लेकिन जब आप उसको फर्दर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो कैसा उसको लेंथी बनाया है। और मैं आपको बताऊं, जैसा सर ने आपको बताया 6th पोजीशन, तो मैं तो सोचता हूं कि अगर मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया होता तो 6th के और ऊपर गया होता। मैं आपको बताऊं कुछ क्वेश्चन मेरे टूटे हैं। आनंद जी, आप ये थोड़ा-सा इन लोग को ये बताइए कि एग्ज़ैक्टली आपने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने छोड़े थे? थोड़ा-सा इन लोग का सर आइडिया ये दीजिए। एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्योंकि 3 साल पहले का डेटा है, उसके बाद कई सारे एग्जाम्स दिए हैं। जी, अगर एक ही देकर के बैठा होता आदमी तो याद रहता है, जी, लेकिन बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं तो चीजें भूल जाती हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चंस छूटे हैं मेरे। अच्छा, ये लॉन्ग आपने सारे कर दिए थे 25 नंबर वाले? जी हाँ सर, बिल्कुल किया था, जी, क्योंकि वर्ड लिमिट है ना, जी। तो वर्ड लिमिट अगर आप चीजों से अवेयर हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। बात वही है कि स्पीड टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, टाइम को मैनेज करना है। अच्छा, ये सेकंड और ऐसा भी सेक्शन। जी, जी, बोलिए। ऐसा भी नहीं रहा होगा ना कि उस समय सारे क्वेश्चन जितने आए थे सब के आंसर मुझे मालूम ही रहे होंगे। जी, एक आध क्वेश्चन बीच में भी मैंने छोड़ा होगा जो नहीं एकदम नहीं आता रहा होगा, हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ऐसा होगा जरूर। और जैसे आप कितनी भी तैयारी कर लें, वोकैब के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ इडियम फ्रेजेस ऐसे आ जाते हैं जो शायद आप पहली बार सुने। खैर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कोई तैयारी वैसी की नहीं थी, वो अपनी पीजी की पढ़ाई ठीक ठाक हो गई थी बीएचयू में, तो राइटिंग स्किल अच्छी थी इसलिए हो गया। खैर, तो नीचे जाए सर, और ये देख लीजिए आप लोग कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए सब में इतने सारे डिविजन्स हैं कि आप उसको देख करके ही परेशान हो जाएंगे, हालांकि अगर चीजें आपको आती रहेंगी तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा, लेकिन लेंदी तो है। जैसा कि आनंद जी, अभी क्या हुआ ना कि कई यूट्यूब चैनल वाले थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका ग्रामर और वोकैबुलरी का सेक्शन है, तो वोकैबुलरी जी को नेग्लेक्ट कर रहा है वो लोग, और जो जी ग्रामर जी का सेक्शन है, उससे वो बता रहे थे कि केवल लेटर राइटिंग आएगा और डायलॉग राइटिंग आएगा, जो अभी इनके सिलेबस में इंटीग्रेट है। लेकिन अभी आप नहीं देखिए ऐसा, यहाँ पेपर में तो पूरी तरह से देखिए कैसे आया हुआ है।
नहीं, आप सर एलटी का प्री का पेपर देख लीजिए। जैसे बहुत से बच्चे इस बात के लिए नाराज थे जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है, जी जी उनको लगा ग्रामर से कुछ पूछा ही नहीं। ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं पूछा, 5-7 क्वेश्चन तो आए थे उससे। जी 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 जी। इसी को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एक सिलेबस जारी करता है, अब ये उसके ऊपर है कि वो किस पोर्शन से कितना पूछता है। आप ये कंप्लीट नहीं, अगर वो दिया होता कि हम इस पोर्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप बात करते। जब उसने केवल सिलेबस दे दिया और उसमें से पूछ रहा है, देखिए ये सारी चीजें, तो जैसा यहाँ देखिए काफी ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं और टाइम टेकिंग है बिल्कुल। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग तो ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग यहाँ देखें कि कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक आप लोगों ने जो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन किए थे, वो तो एक तरह से वन लाइनर टाइप का आप करते आए हैं। मतलब एक स्टेटमेंट सिर्फ नॉर्मल सा रहता है, एक सेंटेंस रहता है और आप उसका जवाब देते हैं 4 ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे आपको पूरा एक पैसेज ही मिल गया है और आपको अब इसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो निश्चित तौर पे बहुत हाई स्किल की जरूरत है आपको रिटन एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर लाने के लिए। ये तो आप लोग समझ लें। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब 4 ऑप्शंस रहते हैं तो आनंद जी बड़ा आसान हो जाता है ना, डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी, कि 4 में से एलिमिनेशन कौन मेथड। बेस्ट ऑप्शन है ना। तो अब यहाँ तो कोई आपके पास है नहीं कहीं से भी कि कुछ हिंट है कुछ है। यू हैव टू गिव योर आंसर ना, आपको अपना खुद का जवाब देना होगा और उसके लिए आपको पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, कितना दिमाग हिलाने वाला है। अभी आप देखें यहाँ पे चेंज द वॉइस एज रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने बकायदा बताया है कि आपको चेंज कैसे करना है, ब्रैकेट में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है। तो मुझे निश्चित तौर पे ऐसा आनंद जी मेरा इंट्यूशन कहता है कि अगर इन्होंने प्री में नहीं पूछा है ग्रामर, तो शायद निश्चित तौर पे मेंस में कुछ बेहतर ग्रामर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल केवल सर। लिटरेचर आएगा, लिटरेचर केवल आएगा। ग्रामर भी आएगा क्योंकि अच्छा सेक्शन यहाँ पे इन्होंने ग्रामर के पूछे हैं, ठीक-ठाक। ट्रांसफॉर्मेशन ये देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद नीचे जो है आप देखिए सारे ट्रांसफॉर्मेशन के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद से जम्बल्ड सेंटेंसेस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारे आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं पैसेज आया हुआ है। पैसेज के आपको आंसर देने पड़ेंगे। अभी तक तो अभी इस बार प्री में जो एग्जाम आया था आनंद जी, पेपर आया था, तो पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उसमें जी तमाम बच्चे जो है 3 क्वेश्चन कर पाए, 3 या 4, बहुत कम लोग 4 कर पाए। तो अब जो ये यहाँ पे पैसेज है, यहाँ तो आपको जवाब लिखना है, तो ये भी है यहाँ पे, तो ऑप्शन भी नहीं है आपको। तो ये है ओवरऑल। तो आनंद जी कुछ फाइनल टिप्स आप देंगे इन लोगों को कि कैसे ये लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें जिससे आपकी तरह ये लोग भी टॉप 10 में आ पाए? जी सर। सबसे पहली बात, कुछ लोगों के कमेंट्स में अभी देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा दिमाग हिल गया, डरा दिए आप। तो आपको एक बात बताऊं, मेंस जो टर्म ही है, जब तक आप टीजीटी पीजीटी देते रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेंस टर्म से पाला पड़ा नहीं था। तो वैसे भी पहले पहले से जो हम लोगों ने मेंस सुना था, वो तो सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही तो सुना था। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में ही मेंस एग्जाम हुआ करते थे, बाद में और सारे एग्जाम में टायर 1 टायर 2 टायर 3 सब हो गया और प्री मेंस का नाम पड़ गया। तो ये अपने, हाँ बिल्कुल, एलटी के माध्यम से आईएएस बनवाएंगे, ऐसा है। एलटी ही नहीं, जीआईसी के माध्यम से भी आप आईएएस। और मेंस का मतलब ही होता है भाई, और देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि एग्जाम लेने वाली संस्था कौन सी है। आप लोग को, आप लोग अवेयर होंगे। बस ये है कि हम लोग यहाँ पर अपने वो ट्रेंड नहीं लेकर के आते जैसा बिहार वाले कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर वाली बात। हम कभी नहीं कहते कि हम यूपीपीएससी टीचर हैं। हमें केवल जीआईसी लेक्चरर कहलाने में ही या गवर्नमेंट हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर कहलाने में ही गर्व होता है। हमें अलग से नहीं बताना पड़ता कि हम यूपीपीएससी से सिलेक्टेड हैं। लेकिन सच्चाई है कि अगर आप
का एग्जाम यूपीपीएससी ले रहा है, तो मुझे इस बात का पूरा आइडिया था। इवन जब प्री होने जा रहा था एलटी का भी, एलटी में आपका जो जीएस का क्वेश्चन है, मैंने जब देखा उसको तो कई क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहे, क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी करते नहीं है। जो देने वाले सिविल सर्विसेज है उनके लिए चीजें आसान थी। तो मेरा ये मानना है कि यूपीपीएससी जो भी एग्जाम करवाएगा वो अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करेगा, लेवल मेंटेन करेगा, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। ये वही वाली बात हो गई जब किसी ने टीएस एलियट से कहा कि इतना कठिन क्यों लिखते हैं, थोड़ा ढंग का लिख देते, थोड़ा आसान लिख देते, आम आदमी समझ पाता। ही सेड इफ पीपल वांट टू रीड मी देन दे हैव टू इनहेंस देयर लेवल। लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया मेंस करना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू एनहेंस योर लेवल एंड गिव योर 100% टू इट। सर ने कुछ टिप्स की बात की, तो देखिए मैंने पहले कहा कि जो एकेडमिक में अच्छे रहे होंगे उनके लिए मेंस लिखना आसान होगा प्री की अपेक्षा। अगर मैं अपनी बात करूं, सर मुझे ये कहने मैं थोड़ा सा आपकी बात पे यहाँ कट गया एक सेकंड के लिए। एक्चुअली ये जो हमारे ज्यादातर एस्पिरेंट्स हैं, आपको बता दें कि ये लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर किसी बहुत बड़ी जो है प्राउड जिस पर फील कर सके ऐसे इंस्टीट्यूशन से ये लोग गए हैं। ज्यादातर ऐसे लोग गए हैं जो ग्रामीण परिवेश में किसी तरह इन लोगों ने अपना एमए बीए कंप्लीट किया है, और ज्यादातर हमारे जो बैच में हैं महिलाएं हैं और जो पुरुष भी हैं वो भी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो लोग एक समय के बाद, जैसे हम लोग तो वही एमए कर रहे हैं तो उसी के साथ लगे लगे नौकरी पा गए, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो लोग का एक लंबा गैप हुआ, फैमिली थी, बच्चे हुए, बड़े हो गए, फिर उनको लगा कि अब हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। ऑनलाइन का ये जो फिर से एक नया लहर आई तो इसमें सबको मौका मिला कि यस हम भी अपने घर से रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसे ही हैं जो कि कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपके जो सजेशंस होंगे वो आप बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, ताकि जैसे हम क्वेश्चन सर फ्री होंगे तो ले पाएंगे। चलिए सर, प्लीज सर। बिल्कुल सर, मैं उस तक जाने वाला था। मुझे पता है, मैं भी बच्चों को डील करता हूं तो मुझे आइडिया है। देखिए सिंपल सी बात है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से, तो वो हमसे आपसे नहीं लेने आएंगे टिप्स में, कोई दो राय नहीं। ये मतलब ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जिसको जरूरत होगी, सिंपल सी बात है, जिसको जरूरत होगी वही ना पूछेगा आपसे। तो ये तो आइडिया है ही। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, मैं उसके बाद उस पॉइंट पर जरूर आता जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे अलग से कोई आवश्यकता नहीं पड़ी मेंस के लिए। और बताऊं मैं आपको, मैंने कहा था लोगों से कि देखिए मेरा प्री निकलना मुश्किल है। मतलब आई वॉज नॉट कन्फर्म रिगार्डिंग माई प्री, आई वॉज 100% कन्फर्म रिगार्डिंग माई मेन्स। मुझे पता था कि अगर प्री में निकल जाएगा, और आपको बताऊं मेरे समय में शायद 100 सीट्स थी और 13 गुना बुलाया जा रहा था। तो मैं एग्जाम देने केवल इसलिए आया कि अगर 13वां रैंक भी आ जाता है प्री में तो अंदर हो जाएंगे और फिर मेंस दे लेंगे। तो और मेंस दे लिया गया। रीजन क्या है वही बताऊंगा। जैसे उस यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े हैं, जिनको वो मौका मिला है, तो उन्होंने जाना है कि पढ़ाई करते कैसे हैं, आंसर्स लिखते कैसे हैं, तो वो चीजों को बता देंगे कि मेंस में कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने पीजी में आंसर्स लिखे हैं, तो उसमें कुछ मेन बातें तो ये हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जहां से पढ़ा, सर ने भी कुछ किताबें बताई होंगी आपको। मैं गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप जो है कोई नारायण सीरीज पढ़ें, आप कोई जैसे सीबीएसई में नंदलाल दयाराम टाइप की चीजें चलती हैं वो चीजें पढ़ें। देखिए आपने अगर हिम्मत की है सारी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर से कुछ करने की जो है कोशिश की है, तो थोड़ा एफर्ट लगा करके इंग्लिश को सबसे पहले इंग्लिश में ही पढ़िए। देखिए बहुत बेसिक सी बात है, कहीं भी गलती से ऐसा ना हो कि हमें कुछ, नॉर्मली मैंने देखा है इंग्लिश पढ़ने वालों को भी, वो कहते हैं कि आप जो है ग्रामर की कोई ऐसी किताब बताइए जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो, है ना। बिल्कुल। डिक्शनरी में भी कई लोग जो है ये आदत डाले हैं, हिंग खोज डिक्शनरी का यूज करते हैं लोग ऐसे। तो आप
पहली बात अपनी हैबिट बदलिए। अगर ऐसा है तो आपकी मोबाइल में या तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी हो, ऑक्सफोर्ड की हो, नहीं तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट की डिक्शनरी है। तो सबसे पहले जो काम करना है, देखिए, चाहे आप एलटी का मेंस दीजिए, जीआईसी का मेंस दीजिए, या भगवान करे आप यूपीपीएससी का या यूपीएससी का कोई मेंस दीजिए, तो इंग्लिश अगर आपको यूज करनी है तो इंग्लिश को जीना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, यू विल हैव टू लिव विद दिस लैंग्वेज, you will have to accept this. At the same time, you must know that it's a tertiary language, it's a foreign language है, ठीक है, लेकिन उसको जीना शुरू करिए, उससे प्यार करिए, ठीक है। तो आदत में वो आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, आप चीजों को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और टेक्स्ट मैं तो नहीं कहूंगा कि अभी मेंस के लिए आप लग करके पूरा टेक्स्ट पढ़ें सारा कुछ, और चूंकि अब तो ऑनलाइन मतलब हम लोगों के समय तक तो एआई इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो सब कुछ खोज करके ला करके आपको दे दे। गूगल सर्च करते थे, वही मंडराते रहते थे, है ना। हालांकि गूगल था, लेकिन एआई उस लेवल तक नहीं था। अब तो एआई भी आ गया, आपका काम और आसान हो गया। जो भी टेक्स्ट सिलेबस में है, सारे टेक्स्ट के अच्छे कोटेशंस अपने लेवल से तैयार करिए। अपने सबसे पहली चीज, ठीक है, आप कोचिंग से जुड़े हैं, कोचिंग के जो नोट्स हैं वो ठीक है, उससे पढ़िए आप, लेकिन आप अपने लेवल से भी नोट्स तैयार करिए। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है ये कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के वैल्यूज से मेल न खाता हो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन के दिनों में हमारी क्लासेस नहीं चलती थी। हम एक नॉर्मल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, झारखंड में धनबाद में एक कॉलेज था जहाँ क्लासेस पूरे 3 साल में मुश्किल से 10 दिन चली हैं ग्रेजुएशन में। आई वॉज लकी इनफ टू बी देयर इन पीजी एंड बीएचयू। तो जाना पड़ता था एक जगह पढ़ने, एक बड़े अच्छे सर मिले थे, प्रोफेसर, तो वो नोट्स लिखवाते थे, हम लिखते थे। तो कई बार उनको पता चला कि किसी और ने नोट्स मांगा, मैंने उसको नोट्स दे दिया लिखने के लिए, तो सर दबी जबान में कहते थे कि ये मत दिया करो, मतलब तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, फायदा कोई और उठा रहा है। मैं ये दावा करता था, इसको घमंड में मत लीजिएगा, मैं ये दावा करता था कि मैं अपना नोट्स आपको दे दे रहा हूं, 4 लोगों को और दे दे रहा हूं, एग्जाम में आप मेरे जैसा लिख करके दिखाइए। क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो आपका अपना भी तो कुछ होता है। रटंत विद्या हर जगह नहीं लगानी है आपको, आपका अपना तो कुछ ऐड करेंगे आपने, तो जो मैं अपना ऐड करूंगा वो तो अलग होगा, वो यूनिक होगा। देखिए, आप सभी को मैं बता रहा हूं, आप सभी लोग जितने जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सबको एक ही मैटर मिलेगा, तो मुझे बताइए, तो अगर ऐसा होता ही भी है, क्लास में भी ऐसा होता है ना कि एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा टॉप करता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई क्वालिफाई भी नहीं करता। रीजन क्या है? जब सब कुछ सेम है फिर भी कोई बेस्ट कैसे हो जा रहा है, कोई वर्स्ट कैसे हो जा रहा है, तो उसके पीछे वजह है कि आप अपना कितना ऐड कर रहे हैं। तो अपने तरफ से अब मैं वही है कि आपको क्रीम बटोरनी है ना, दूध से काम नहीं चलेगा, क्रीम बटोरिए। क्रीम क्या है? लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसके जो अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं, अच्छे अच्छे कोटेशंस आपको हर वर्ग के, नहीं 10 तो 5। अब उसमें भी एक बात है, कुछ लोग ये कंप्लेन करेंगे कि ये बड़े लंबे लंबे कोटेशंस हमको याद नहीं होते। मत करिए याद। पहली चीज, अगर आपने हाई स्कूल इंटर में थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इक्वेशन याद किया होगा, तो टीचर्स बताते थे ना, बोर्ड पर लिखिए बार बार, या कॉपी पर बार बार लिखो, बार बार लिखने से वो चीजें याद होती हैं। तो एक तो ये है कि कोटेशंस अगर आपको याद करने हैं उसको आप बार बार लिखिए। लंबा ज्यादा पढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं, आपको इतना लंबा नहीं चाहिए, आपको 2-2 लाइन की कोटेशन नहीं चाहिए, जितनी कैपेसिटी उतना करिए। अगर 2 लाइन कर पा रहे हैं, 2-2 लाइन की कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक लाइन जो ज्यादा अच्छी आपको, अपनी टेस्ट को देखिए। मेरा ये मानना है, पढ़ाई हो या नौकरी, अगर आपके टेस्ट के हिसाब से तो मजा आता है। तो अपने नोट्स का मजा ये है कि आपको हो सकता है कि एक टेक्स्ट आपने पढ़ा, वही टेक्स्ट किसी और ने पढ़ा, दूसरे को दूसरा वर्ड ज्यादा अच्छा लगा होगा, वो ज्यादा उससे जुड़ जाता है, आदमी एसोसिएटेड हो जाता है। कीवर्ड्स कह लीजिए, मैं कहूंगा जो भी शब्द आपको ज्यादा अच्छे लग गए हो, लगे पढ़ने के बाद लगता है मजा आ गया, तो जो वर्ड्स आपको ऐसे जो खुशी देते हैं वो याद रह जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। यानी या तो आप लाइंस याद करिए, लाइंस याद नहीं हो रही हैं तो आप फ्रेजेस याद करिए, और अगर फ्रेजेस भी नहीं याद कर पा रहे तो वर्ड्स याद करिए। वो याद करिए,
Macbeth, thou had murdered sleep no more. अब ये इतना लंबा है तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा है, पहला वाला छोड़ दीजिए, स्लीप नो मोर याद कर लीजिए। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। पूरा याद है, बहुत अच्छी बात। नहीं याद है, हाँ बिल्कुल, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो लाइफ इज अ टेल, एक तो फ्रेज ये हो गया, एक सेंटेंस भी हो गया। टोल्ड बाय एन इडियट, हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा लगे। कुछ नहीं याद है तो साउंड एंड फ्यूरी, आप साउंड एंड फ्यूरी एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड में। साउंड एंड फ्यूरी, जो भी फ्रेज आपको लगता है कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहां पर मेंस में इसको यूज करना है आपको विद इन कोटेशन, है ना। आप जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बाकायदे वहां रखेंगे। आपको मैं बताऊं, आप जब अच्छे संस्थान से जुड़े होते हैं और अच्छे एग्जाम्स देकर आते हैं तो उसका एक फायदा होता है, आपको पता होता है कि चीजें किस ढंग से इवेल्युएट की जाती हैं। जैसे जो लोग कॉलेज से पढ़े होते हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बोले कि सर हमने इसको ऐसे किया था, आपने यहाँ कम नंबर दिया, कुछ और ज्यादा हो सकता है, कुछ भी करेक्शन हो सकता है, या क्यों ऐसा हुआ। मतलब आप सोचिए कि नॉर्मली क्या होता है, हाई स्कूल इंटर में भी बोर्ड की कॉपियां जब चेक होती हैं, इस मंडल में एग्जाम हो रहा है, कहीं और मंडल में जा रहा है, कौन चेक कर रहा है पता नहीं। आप जब कहीं किसी डिग्री कॉलेज से पढ़े होते हैं, यही होता है, यूनिवर्सिटी का डिग्री कॉलेज एफिलिएशन होता है, कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं तो आपको पता है पढ़ा कौन रहा है, चेक कौन कर रहा है। और वहां पर आपको एक चीज पता चलती है कि इवैल्यूएशन में लोग खोजते क्या है। सबसे पहली बात, चाहे वो हायर का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का मेंस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जो कुछ भी हो, पेपर बनाना, कॉपियां चेक करना, हालांकि एमसीक्यूज तो प्रोफेसर नहीं चेक करेंगे, लेकिन मेंस की बात अगर आप करें, सिविल सर्विसेज का भी ऐसा ही होता है, प्रोफेसर को ही बुलाया जाता है चेक करने के लिए कॉपी। तो प्रोफेसर ज्यादातर, अब यूपी में हो रहा है तो भाई जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वहां के प्रोफेसर कंसल्ट किए जाएंगे, वो जाकर के इवेल्युएट करेंगे। तो उनका टेस्ट कैसा है, तो उनका टेस्ट यही है कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने अच्छे कोटेशंस डाल दिए, दे बिकम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उससे कई बातें पता चलती हैं। उससे यह पता चलता है कि आपने टेक्स्ट पढ़ा है, उससे यह पता चलता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बड़ा अच्छा है, उससे यह पता चलता है कि आप चीजों को अप्लाई करना जानते हैं। नॉलेज का होता है ना, जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं, नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। तो उस चीज को कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप उस वर्ड को समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, टेक्स्ट के साथ ये काम करना है। और जो चीजें सब लोग बता रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, सब याद करें, ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना भी कुछ करिए, एक्स्ट्रा ऐड करिए लिटरेचर में। ये हो गया, टेक्स्ट की बात हो गई। दूसरी बात कहूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कभी भी कोई आंसर आप लिखते हैं तो सीधे मुद्दे की बात पर, लिटरेचर का यही तो होता है, कहते हैं है गालिब का अंदाजे बयां, और तो आपको अंदाजे बयां बदलना पड़ता है ताकि आप अलग दिखें। और अलग दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधे आंसर पर नहीं कूदेंगे, आप पहले थोड़ा बिल्डअप बनाएंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे। और वो माहौल कैसे बनाएंगे, जब आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास सोशियो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, लिटरेरी बैकग्राउंड होगा, और वो हवा में नहीं, वो एकदम क्लियरली। और बड़ा आसान है ये तैयार करना। अगर आप अवेयर होंगे एडवर्ड एल्बर्ट की किताब से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके शुरुआत के 2-2 पेजेस मैं कहूंगा सबको, एलटी वाले, जीआईसी वाले, अब तो जीडीसी में भी मेंस होने वाला है, जो जीडीसी के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी यही बात। हालांकि आप लोग कहेंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता उसके बारे में ज्ञान देने के लिए, सर से पूछ लीजिएगा। तो अच्छा ठीक है, कोमल जी ने कहा क्वेश्चन के एग्जांपल देके समझाएं, ठीक है करेंगे बात, अभी ऐसे भी बात कर सकते हैं। जैसे ठीक है,
अब चूंकि वही बात ही कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। कोई, मुझे लगता है कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें शुरू में ही, राइट? हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखिए इसमें की टर्म्स क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है और ट्रेजिक हीरो है। इस चीज को पकड़ना है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तक पहुंचने से पहले आपको ट्रेजेडी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और जैसे ही ट्रेजेडी के बारे में आपको बात करनी होगी, बिना एरिस्टोटल के आप बात कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एरिस्टोटल के पोएटिक्स की से शुरुआत करेंगे। हालांकि एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ट्रेजिक हीरो के, वो सारे शेक्सपियरियन हीरो में नहीं है, वो डेविएट करते हैं, है ना, क्योंकि सपूत थे। शायद लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। याद करिए आप रॉबर्ट फ्रोस्ट को, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय। तो शेक्सपियर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज्ञान लिटरेचर की बड़ी खूबसूरती है, आप कोई भी चीज कहीं भी पढ़ें, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको रिलेट करने आना चाहिए। तो आपने एरिस्टोटल की ट्रेजेडी पढ़ी, ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ा, कहां से वो शुरुआत हुई, और उसको अगर शेक्सपियर ने ट्रेजिक हीरो बनाया नहीं, देखिए वर्ड्स लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 25 के क्वेश्चंस की ना, लॉन्ग आंसर टाइप की बात कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है, यही तो सीखना है। और अगर आपकी तैयारी वैसे नहीं है तो इसलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो बात वही है। अब बीच में आप लोग ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, मैं घूम जा रहा हूं। खैर, विनोबा भावे से किसी ने पूछा आपको तैयारी कब ज्यादा करनी पड़ती है, जब 5 मिनट बोलना हो, जब आधा घंटा बोलना हो? तो उन्होंने कहा जब आधा घंटा बोलना हो तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, 5 मिनट बोलना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वो सारी बात मुझे 5 मिनट में कहनी है। तो आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है शॉर्ट वाले में। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत आप डेविएट हो सकते हैं। और ऐसा किसी ने पूछा कि ज्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, तो इंट्रो में ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको यही बताना है ना कि ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट या ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट जो है एरिस्टोटल में आया है, पोएटिक्स में आया है, किस चैप्टर में कैथारसिस की बात की है उन्होंने, क्या क्या कुछ एलिमेंट्स है, बस एक तो मतलब एक पैराग्राफ लिख लीजिए, बस हो गया इंट्रो। बहुत लंबा मत जाइए, क्योंकि बहुत डेविएट हो जाएंगे। वो तो हमारी एक मैडम थी, बोलती थी बीटिंग अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश बेटा। एपी बराट मैम। तो जी, तो वो नहीं करना, आपको जो है थोड़ा सा इंट्रो देना है, उसके बाद मेन मुद्दे पर आ जाना है, फिर बात करनी है। अब शेक्सपियरियन हीरो की बात कर रहे हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें, तो थोड़ी बात शेक्सपियर की तो करनी पड़ेगी ना। अब कौन था शेक्सपियर? हमको ये मान के चलना कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना है, उसके बाद मेन मुद्दे पर आ जाना है। आपको बता देना है कि कैसे मेनी टाइम्स पोएटिक जस्टिस फॉलो नहीं हुई, कैसे। अभी देखिए क्वेश्चन आया था कि कौन सा राइटर है जिसने शेक्सपियर पर कहा कि प्रॉप्रिएटी को फॉलो नहीं किया इन्होंने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना। तो क्या आरोप लगे हैं और किस तरह से शेक्सपियर पहले ही डिफेंड कर चुके, मतलब वो तो पहले ही अपने वर्क में बता चुके हैं। हाँ, say what you ought to, don't say what you no say what you think, don't say what you ought to है। तो देखिए लिटरेचर के आंसर को अगर आप थोड़ा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत कल्चरल थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसे लेंसेज हैं जिनको आप अप्लाई करके हर आंसर को बड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। अब तक नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी समझना और उसको इलेबोरेट करना। तो करना क्या है आपको, थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा वो मेन कंटेंट जिसकी बात कर रहा है वो, और फिर अगर उससे रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म है, किसी थियरिस्ट ने कुछ कहा है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बहुत लोड मत लीजिए। अगर पता है
और फिर वही कहूंगा, अगर पता है तो जरूरी नहीं वो जो बाकी सब्जेक्ट में आप पूरा करते हैं ना, सोशियोलॉजी या इतिहास वगैरह में आप पूरा देते हैं कि फला का कथन है, उन्होंने ये कहा, आपको पूरा नहीं करना, मेन बात करिए, बस मेन फ्रेज की बात कर लीजिए। जैसे जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, पोएटिक जस्टिस फ्रेज यूज हो जाए, प्रोप्रिएटी वर्ड यूज हो जाए, हो जाएगा, ठीक है। प्रेफिस टू शेक्सपियर जो उनका वर्क है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है, उसकी बात हो जाए। मतलब सबसे बड़ी बड़ी बात मुझे ये लगता है कि मेंस वगैरह एग्जाम का बड़ा फायदा ये होता है कि आपने जिंदगी भर जो पढ़ाई की है ना, सब उड़ेल दीजिए जाकर के वहां पर, बस रिलेट करिए। अगर रिलेट कर पा रहे हैं आप, वही बात है, लिमिटेशन क्वेश्चन के वर्ड्स तय करेंगे कि आपको कितना उड़ेलना है, कितना बचा करके रखना है। जब ज्यादा उड़ेलना है तो सारा उड़ेल लीजिए, जब कम करना है तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको उड़ेलिए, बाकी को बचाए रखिए अपने पास, ठीक है। तो रही बात, बात हो रही थी, एक तो कोटेशन हो गया, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने कहा हर पेज का दो दो, वो पूरा तैयार कर दिया। और अगेन उसकी भी तैयारी वैसे ही करिए, खुद से पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार में समझ में ना आए, दो बार तीन बार 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 पढ़िए, और वहां देखिए कौन सा वर्ड ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, अब एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, जैकोबिन पीरियड की बात करेंगे, और रेनेसांस रिफॉर्मेशन नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? वहां पर ग्लोब थिएटर में आया, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो वहां से उन चीजों को निकाल करके आपको नोट कर लेना है। और तीसरी बात मैंने बता दी आपको, थियरी वाली, थियरी थोड़ा पढ़िए। मैं जानता हूं, हम लोग भी जब पीजी में थे तो बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत से ऐसे पेपर थे जो हमको समझ में नहीं आते थे, खास करके जो धृति मैम पढ़ाती थी, जिस तरह से लगता था सब सिर के ऊपर से जा रहा है। सर आपका क्या अनुभव रहा है? मैं तो कहूंगा ये पब्लिक प्लेटफॉर्म चलिए ठीक है। तो नहीं, मतलब कहने का ये है कि हाँ, नहीं जरूरी नहीं ठीक कि है। सारी चीजें समझ में आए सभी को। तो सेम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहने का ये है कि आप लोग जो पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आए, तो जो समझ में नहीं आ रहा उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, बार बार पढ़िए, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लीजिए और उसको अपने एग्जाम में यूज करिएगा समय के साथ। थियरी में जितनी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, मार्क्सिज्म हो गया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो गया, या क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना। तो वो सारी चीजें, इन्होंने कमेंट कर दिया तो हमारा ध्यान चला गया उधर, नहीं तो जाता भी नहीं तो कोई नहीं। मुद्दा, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो वो चीजें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, जो आप अनुभव करते हैं, मार्क्सिज्म, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, कुछ हद तक कैपिटलिज्म अगर थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, कैसे हम मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप जब उसमें डीपली जाते हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल थियरी में तमाम चीजें ऐसी हैं जो लगता है पढ़ने पर दिमाग खराब हो जाएगा, लगता है कि जब इवन आप जब लिंग्विस्टिक्स के कई इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं कठिन कठिन, तो दिमाग खराब होने लगता है, लोगों को लगता है कि इतना कठिन ही पढ़ना है तो लिटरेचर क्यों लिया, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स इज साइंस, और साइंस की चीजें जब आपको समझनी होती है वहां पर आप कुछ भी नहीं फेंक सकते, वहां पर आपको टू द पॉइंट आंसर करना होता है। पिजिन क्या होता है तो वही होता है, क्रियोल क्या होता है तो वही होता है, कुछ अलग से गढ़ नहीं सकते। डायलेक्ट लैंग्वेज में क्या अंतर है, वो है तो है ना। तो वो चीजें हैं जो ज्यादा परेशान करती हैं लिटरेचर वालों को। लेकिन जितना भी जो आपको अच्छा लगता है, आप वो थ्योरीज पढ़ पाइए, कुछ कुछ तो क्रिटिक्स का नाम आना ही चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वहां पर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर थियरी समझ में नहीं आ रही, मत पढ़िए, क्रिटिसिज्म पढ़िए। बाकी सर तो खैर अगर चलाएंगे तो थियरी पढ़ाएंगे ही आपको। माने देखिए, सब कुछ समझ में अगर आपको आ ही जाएगा तो फिर आप पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी रहनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए। आनंद जी, अभी उसके बीरू अलावा, राजभर जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जी जी, अभी अभी बीरू राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इन लोगों को स्पेशली जो थ्योरी का सेक्शन है क्रिटिसिज्म का,
वो डील कर रहे हैं और जी। ये लोग बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। अभी उन्होंने मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म बहुत बढ़िया, पढ़ाया अभी और आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। मुझे लगता है कि मैंने चीजों को समेट दिया। मेंस का आंसर आपको कैसे लिखना है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो है ओपन है। आप लोग कोई भी आप लोग का इशू है, प्रॉब्लम है, ना समझ में आ रहा हो, यू कैन आस्क। ये मौके हमेशा नहीं मिलते हैं, तो गुड इवनिंग सर। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे दो टाइप के क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स का, तो हमें क्या प्रैक्टिस 200 वर्ड पे करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन 200 वर्ड का दे देंगे या कौन सा 150 वर्ड का। तो क्या हम 200 वर्ड्स का डायरेक्टली करेंगे, कम में आए तो उसको कंसाइज कर ले, या फिर जैसे जो छोटे टॉपिक है, टर्म्स वगैरह हो गए, इसको 150 में ही तैयार करें। ये सर बहुत है, क्योंकि पता चल रहा है कि वो कॉपी, जैसे आपने बताया कि कॉपी दी रहेगी, उसमें वर्ड लिमिट रहेगा, उसके आगे आप नहीं कर सकते, तो उतने में ही हमको अपनी सारी चीजें कंसाइज करनी है कि हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखना नहीं। पता चले हम स्टार्टिंग किए और पूरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई और वो पेज खत्म हो गया। तो ऐसे में सर क्या करें, प्लीज गाइड करिए। देखिए, उसमें ये क्वेश्चन जैसे एक इंडिविजुअल ने पूछा है, मुझे लगता है इसका आंसर भी इंडिविजुअल्स पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कुछ चीजों को जो कंसाइज्ड वे में है तो उनको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों को बड़ी चीजों को कम में समेट देना आसान होता है। जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, ज्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या है? ज्यादा बड़े को कम में कंसाइज करना। आप लिटरेचर वाले हैं, कम से ज्यादा आप आसानी से कर सकेंगे, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन यहां पर भी बात वही है इंडिविजुअल्स की। कम से ज्यादा आप क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो क्लियर है कि आप बहुत वेल रेड है, तभी आप मेंस दे रहे हैं, तो आपके पास लिखने की कमी नहीं है। तो आपको कंसाइज वे में लिखने की आदत डालनी है, जहां जरूरत पड़ी आप उसको बढ़ा लीजिए। देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। याद करिए, कई बार ऐसा होता है जब हम सो करके उठते हैं, हमें कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो कई बार ऐसा होता है हमें उठने में देर हो जाती है, तो बहुत सारे काम हम स्किप कर देते हैं। ये बहुत जरूरी नहीं है इसको नहीं करना, है ना? हमको पता है क्या स्किप करना है, लेकिन जब हमारे पास काफी समय होता है तो हम आराम से सारा काम करते हैं, उसके बाद अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे लगता है कि आप कंसाइज वे में लिखने की आदत डालें। 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो करने की आदत डालिए, और पढ़िए, खूब पढ़िए। इतना पढ़िए कि 15 नंबर वाले को 25 आराम से कर लीजिए एग्जाम में, जरूरत पड़े तो। क्योंकि आपको ध्यान यही देना है कि कुछ पॉइंट्स छूटे नहीं, है ना? और कोई? एनीबडी एल्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, निशी कह रही है मेरी आंसर की से 88 आ रहा है। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, 88 पे जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे? एलटी वाले की बात कर रहे हैं सर? जी जी। मेरा अंदाजा कह रहा है सर कि जिस तरह से 7-8 हजार सीट है, तो 80 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 7-8 हजार लोगों को करना है ना, उसमें क्या है, 15 गुना ले रहा है। लगभग हाँ, 9,700 तो 7 से 8 हजार। 9,700 कुछ लोग। अच्छा, 9,500। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं सर। मुझे लगता है कि जो 85 प्लस है वो सेफ जोन में हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो काफी टफ रहे हैं। उसमें तो 30 में मुझे लगता है कि कोई एक लिटरेचर पढ़ने वाला अगर 10 भी कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा। सर नमस्ते, राकेश कुमार बोल रहे हैं। ये कह रहे थे कि क्या कोई वर्क, पार्टिकुलर वर्क को लेकर कोई उस पर कमेंट आएगा, या पार्टिकुलर कोई वर्क पे कोई लिखने को आएगा, या जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर है इस टर्म को लेकर केवल आने वाला है? देखिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं दिया है। सिलेबस में क्या दिया है, ज्यादातर राइटर ओरिएंटेड दे दिया ना। अगर एक पर्टिकुलर वर्क देता है तो आप कंफर्म होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आएंगे। जब केवल राइटर दे देगा और उसके सारे वर्क्स आपको पढ़ने, तो कहीं से पूछ सकता है। और इसके बारे में श्योर इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि केवल एक बार एग्जाम हुआ है। मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न से एग्जाम हुए हैं उसी ढंग से होंगे।
मतलब जिस तरह से आपने देखा काफी लेंदी पेपर है, तो एलटी वाला इतना लेंदी नहीं होगा, जब भी होगा इससे थोड़ा आसान होगा, लेकिन वो कहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से करेंगे इसका कोई ठीक नहीं। हेलो सर, लेकिन सर एलटी में तो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है सर, पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे इस राइटर का ये वर्क आपको पढ़ना है, तो क्या ऐसा उस वर्क से तो क्वेश्चन आ सकते होंगे सर? एलटी की बात आप करें, बिल्कुल एलटी में वो दिया है ना कि राइटर, किस राइटर का क्या वर्क पढ़ना है। यस सर, यस सर। हाँ तो ठीक है, वहां से बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, तब तो ज्यादा संभावना है बनने की। मैं ये कहना चाह रहा था कि जीआईसी में जो नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, तो जरूरी नहीं कि अगली बार नहीं देगा, वो दे सकता है क्योंकि वो फ्री है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एलटी से तो ज्यादा संभावना है कि वैसे चीजें आएंगी, इसीलिए आपको वर्क ओरिएंटेड, मैंने शुरू में ही कह दिया था ना कि आपको किस ढंग से कोटेशंस याद करने हैं। जब आप याद करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चन आता है या उस राइटर से आता है, तो वहां पर आप उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक पर्टिकुलर राइटर को तैयार किया, जैसे मान लीजिए कि आपने कीट्स के कई कोटेशंस तैयार कर लिए, या कीट्स नहीं कि आपने वर्ड्सवर्थ कर लिया, कोलरिज आ गया, या आपने कोलरिज कर लिया, वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन आ गया, तो दोनों समकालीन है, दोनों में कई चीजें हैं, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कई बार, लिटरेचर का ये भी एक तरीका है, आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट से भी चीजों को दिखा सकते हैं। तो वहां पर भी उसको आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर अलग है। और सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे तो लगता है मुझे सब आता है, जैसे मैंने इस बुक से भी पढ़ लिया, एमएच ब्रह्म से पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, लेकिन जब मुझे अपने वर्ल्ड में कोई चीज एक्सप्रेस करनी पड़ती है या बताना पड़ता है, तो पता नहीं वो वर्ल्ड कहाँ चले जाते हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो फिर ये सर ने मुझे बताया इसका सोल्यूशन कि हाँ आप लिख के प्रैक्टिस करो। ये बात है, मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन सर आप भी अगर कुछ टिप्स देना चाहे कि इसको मैं कैसे इनहेंस कर सकती हूँ। आपने जो चीजें पढ़ी हैं और याद, मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, उसको आप यूज नहीं कर पा रहे, वो आपके पैसिव वोकैब का हिस्सा बन गया, आप उसको एक्टिव वोकैब नहीं बना पा रहे, एक्टिव वोकेबुलरी नहीं बना पा रहे हैं। इसका ठीक ठाक उपाय यही है, पैसिव को एक्टिव करना है तो क्या करना होगा, उसको एक्टिवेट कर दीजिए, है ना। कोई जो है सुस्त पड़ा हुआ है, कैसे, कोई जब जगता नहीं है तो कैसे उसको जगाया जाता है, कुछ घरों में पानी फेंका जाता है, कुछ घरों में जो है पिटाई होती है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको बाकायदे जो है उस वर्ड को अपने डेली कन्वर्सेशन में आप लाइए, उसको करिए यूज। लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको उड़ाने दीजिए आप, ये तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इफ यू कांट स्पीक इंग्लिश विद योर लव्ड वंस, विद योर नियर एंड डियर वंस, यू मे यूज हिंग्लिश। आप अंग्रेजी ना बोलिए, आप हिंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलिए, उसमें अंग्रेजी के वर्ड्स लेकर के आइए, वो आपके एक्टिव वोकैब का हिस्सा बन जाएगा और अपने आप उसको जो है आप कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई अचानक बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसका मूड खुश हो जाता है, तो सामने वाला कोई वर्ड यूज करता है तो मैं कहता हूं कि तो आर यू फीलिंग रिजुवेनेटेड, क्योंकि मुझे उस वर्ड को बार बार जो है यूज करते रहना है, ताकि बड़ा प्यारा शब्द है रिजुवनेट। मैं गो वर्ड यूज नहीं करता, अगर अंग्रेजी सेंटेंस या इंग्लिश भी बोलना है, मैं डिपार्ट ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं कभी मिक्स या ब्लेंड वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता, मैं एलियम, सॉरी उसमें एक है ना एलियमरेट, वो बल्कि केमिस्ट्री का वर्ड है, या अलग में उसको बोलते हैं एलगमेशन, है ना, एलगमेशन, एलगमेनेट। एक टर्म है एमेलियोरेट, ये सब एसएससी में सीखा था, एमेलियोरेट, आप इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, एमलगमेट, यस एमलगमेशन। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, वो आप अपनी बातचीत में यूज करिए, आप हिंदी बोलते समय उसका इस्तेमाल करिए, उसको बोलिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, सामने वाला भी एक वर्ड सीख जाएगा, आपका तो याद हो ही रहा है। दूसरा सबसे सटीक तरीका है, जो आप कह रही हैं कि आप पढ़ती हैं और चीजें याद नहीं रहती हैं लिखते समय, तो मैं कहूंगा आप कम पढ़ती हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ती तो ये नहीं होता, क्योंकि आप जब ज्यादा पढ़ते हैं ना तो आप उस दुनिया में चले जाते हैं, तो बार बार, जैसे क्या होता है नॉर्मली, क्यों कोई भी वोकैब पर तैयारी करता है कोई इंसान, तो उसको कहा जाता है कि आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्यों कहा जाता है,
ऐसा करने में क्या होता है, जो करेंट वोकैब्स होते हैं ज्यादातर वो बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं और धीरे धीरे वो आपके पैसिव वोकैब का हिस्सा बन जाते हैं और अल्टीमेटली अगर आप उसको यूज करने लगे तो वो एक्टिव वोकैब का हिस्सा बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा यूज करिएगा उतना पैसिव आपका एक्टिव होता चला जाएगा, यही एक तरीका है। और कोई? एनीबॉडी एल्स? और कोई कुछ पूछना गुड इवनिंग चाहता है? सर। सर सोनम। अपना नाम भी बताएंगे आप लोग और फिर उसके बाद। गुड इवनिंग सर मैं सोनम बात कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब 125 वर्ड का जो क्वेश्चन आता है तो मैंने आज सोनेट पर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी थी, तो सर उसमें मेरे को समझ नहीं आया कि क्या पार्ट छोड़ना है क्या लिखना है, तो मैं उसको कंसाइज नहीं कर पाई 125 वर्ड्स में, तो सर कैसे करें उसको? देखिए आपने खुद अपनी बात कह करके पीछे वाली का एक आंसर दे दिया। किसी ने पूछा था ना कि कंसाइज वे में याद करना है, उसको बढ़िया करना है या ज्यादा में करके उसको कंसाइज करना है, ये दिक्कत होगी। ज्यादा कुछ अगर आपके पास रहता है तो उसको कैसे आप कम में करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, वो बात ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या क्या है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग शेक्सपियरियन हीरो की, ट्रेजिक हीरो की, अगर यही क्वेश्चन 25 नंबर की जगह पर अगर 15 नंबर में आता तो जो बात हम एरिस्टोटल की थोड़ी डिटेल में जाके 4 लाइन में कर रहे हैं उसको हम 2 लाइन में खत्म कर देंगे। जो शेक्सपियर का इंट्रो हम 4 लाइन में कर रहे हैं उसको 1 लाइन में खत्म कर देंगे। हम सीधे मुद्दे पर आ जाएंगे क्योंकि हमको उसको इलेबोरेट करना है, उसकी बात करनी है, या वो और कम में आएगा तब हम बैकग्राउंड में जाएंगे ही नहीं, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। यही तो होता है। देखिए आप में से कुछ लोगों ने, अगर कुछ लोग क्वालिटी वाले हैं तो बीएड किए ही होंगे। बीएड आप जब करते हैं तो आप तो ये सीखते हैं ना। नॉर्मली देखिए लिटरेचर वालों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब वो कोई मुद्दा डिस्कस करना शुरू करते हैं तो शुरुआत किए थे क की पहुंच गए क्या पर, बीच का पता नहीं क्या छूटा क्या बचा। हम डेविएट बहुत ज्यादा होते हैं। बीएड की ट्रेनिंग आपको डेविएट होने से बचाती है। बीएड की ट्रेनिंग में आप देखा होगा ना, लेसन प्लान बनता है, पहले से प्लानिंग होती है, आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्यों होता है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे आंसर्स आएंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए बात वही है, ज्ञान अथाह है। जहां जरूरत है ज्ञानी बनने की, ज्ञानी दिखने की, वहां ज्ञान दिखाइए। जहां बहुत जरूरत नहीं वहां बहुत ज्ञान ना दीजिए, वहां मुद्दे की बात करिए। तो मुद्दे की बात करना सीख जाइएगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन करना आराम से आ जाएगा। बाकी डिबेट होने में हम सब महारत हासिल किए हुए हैं। और कोई? सर पैसेज के क्वेश्चन, हाँ हेलो सर पैसेज के क्वेश्चन अपने वर्ड में लिखने हैं कि जो पैसेज में दिए बस वहां से चूज करके लिखने होते हैं? देखिए ये आप टीचर बनने जा रही हैं, एकदम क्लियर रखिए। मेंस अगर आप लिख रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसेज का कोई वर्ड या कोई फ्रेज अगर जरूरी है वहां कोट करना तो कर दीजिए, बाकी आपका अपना आंसर अगर होता है तो बेस्ट है, तभी तो आपका आंसर यूनिक रहेगा। लेकिन हाँ जब एग्जैक्टली पूछेगा कि वो चीज कहीं पर आ रही है, एग्जैक्ट बात वही है। देखिए इसका आंसर ये है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पैसे से निकल के आंसर आएगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा तो आपको खुद से लिखना है। हाँ एनालिटिकल उसी को बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस को। बिल्कुल। और Good evening, sir. This is Anupma this side. Sir, I wanted to ask you कि this is the first time I'm giving such type of exam. Like it has pre and it has mains both. So I have never given such exam. So how should I prepare? I mean, like how should I start preparing for it? You have already appeared in pre-exam, so preparation is half done. Now you'll have to go, forward for mains exam. तो mains में कैसे डील करना है उसके बारे में शुरू से चर्चा हुई है। पहली चीज तो ये है कि one thing I want to tell you very frankly. Yes, sir. जब आप फ्रेशर होते हैं तो उसका एक फायदा होता है,
वो फायदा ये होता है कि आप अभी अभी पढ़ करके निकले हैं, ठीक है। देखिए जब हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अभी जैसे जिस लड़ाई में हम लोग हैं, जी सर। अभी पीजी कंप्लीट किए हमें हो गए, 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ था, तो अगर उस साल को देखें तो 9 साल हो गए। सर मेरी पढ़ाई छूटे हुए भी बहुत टाइम हो गया एंड आई सर नोज अबाउट मी कि मैं एक्चुअली पहले कहीं और जॉब में थी, फिर मैं यहाँ आई एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और 2-3 महीने पढ़ के मैंने किसी तरह टीजीटी निकाल के आई हैव अ जॉब नाउ बिकॉज ऑफ सर ओनली। और उसके बाद और सर की ही मोटिवेशन है कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी, बट मैं थोड़ी सी आई एम लिटिल कि थोड़ा सा मेरे अंदर डर है बिकॉज पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं मेंस से ही स्टार्टिंग करूँ, कि मैं मेंस को ही पॉइंट मतलब रख के फोकस में रख के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करूँ ताकि प्री उसी में निकल जाए, या फिर मैं प्री के लिए अलग से प्रिपरेशन करूँ और फिर मैं प्री पहले निकालूं, लाइक बेंचमार्क बनाऊं कि पहले मैं ये टारगेट रखूं फिर मैं वो टारगेट रखूं, या मैं डायरेक्टली मेंस के हिसाब से ही नोट्स बनाना शुरू कर दूं अभी से एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन पॉइंट, ये उसके बाद से फिर मैं हर चीज को क्लियर करती चलूं। देखिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है आपका, और आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया तो पता चल गया कि मैं आपको फ्रेशर समझ रहा था, लेकिन आप फ्रेशर जरूर हैं, लेकिन बीच में गैप वाली फ्रेशर है, कोई बात नहीं। देखिए मेंस और प्री का कंपैरिजन उस ढंग से करना मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी की बात है। ये बात सही है कि दोनों के लिए सिलेबस एक है, और ये भी सही है कि जब आप मेंस के हिसाब से पढ़िएगा तो उसमें प्री की चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन प्री वाला एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत डीपली नहीं जाना होता, आपको उसमें फैक्ट्स याद करने हैं। वही आंसर है जो है नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो आपको प्री के लिए नॉलेज बेस्ड की तैयारी करनी होती है, बाकी के लिए आपको मेंस की तैयारी करने के लिए इन दोनों के बारे में सोचना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मेंस को टारगेट में रखिएगा, और लेकिन हाँ, मेंस का मतलब पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना है। जैसे क्या होता है, मेंस में जरूरी नहीं होता, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप उतने डिटेल में नहीं जाते, आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, या एक कह लीजिए कि बहुत लार्ज लेवल पर आप चीजों के बारे में थोड़ा डीपली जाकर के पढ़ते हैं, ताकि एक एनालिटिकल माइंड, बेंट ऑफ माइंड आपका डेवलप हो, उस ढंग से आप आंसर कर पाए। तो बेहतर तो यही होगा कि मेंस को सामने में रख करके उसकी तैयारी अगर पूरी कर लीजिएगा अच्छे से, तो उसमें प्री आ जाएगा आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ सर, बस यही जानना था कि मतलब अगर मेंस की तैयारी करो तो प्री उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डीप नॉलेज रखेंगे। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि साथ में आपको आपका तरीका जो है वो होना चाहिए, आपको नॉलेज बेस्ड को नॉलेज के पॉइंट्स बनाते रहने होंगे तो प्री क्वालिफाई करने के लिए, बाकी आप डिटेल में पढ़ते रहिए ना। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर टू मीट यू हियर सर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? चलिए देखिए, आप लोगों को कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी। जब भी प्लेटफॉर्म पे कोई आएगा तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और सर ने तो भाई झंडा ही गाड़ा है, 6ठी रैंक लेकर आए हैं, टॉप 10 में हैं, तो आप सभी को निश्चित तौर पे सीखना है। और उम्मीद है कि आप लोग के प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, फिर भी यदि कोई बाकी है तो यू कैन आस्क। एनीबॉडी? विजय लक्ष्मी? मुझे लगता है आपके लिए इनफ है सर। हाँ, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा आनंद सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये क्या प्रश्न है, राधा प्रिया, व्हाट विल बी द पैटर्न फॉर लॉन्ग आंसर इन पॉइंट वाइज? अच्छा, इन्होंने पहले भी पूछा था, ये इनका जवाब देते चले, फिर हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, ये पूछ रही हैं कि जो पैटर्न होगा आंसर राइटिंग का, क्या पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ में लिखें? मेंस के जो एग्जाम है सर, देखिए पीजी के इवन मैं आपको बताऊं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो कई बार मेंस में भी ऐसा होता है कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिएगा या हेडिंग डाल करके लिखने की कोशिश करिएगा तो माइंड यू आप लिख नहीं पाइएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर होगा ना कि हेडिंग डालने में, पॉइंट डालने में आपका समय निकल जाएगा।
तो तरीका सही यही है, बेस्ट अप्रोच यही है कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें। ठीक है, अगर आपको कोई बात लगना है कि ज्यादा फोकस करानी है तो उसको अलग पैराग्राफ में 2-4 लाइन में लिख दीजिए, बाकी आप पैराग्राफ वाला तरीका ही अपनाइए, दैट विल बी बेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि तो आपको साथ में ध्यान रखना है कि आपको टाइम भी मैनेज करना है। इसका मतलब सर बच्चों को हेडिंग नहीं डालना है। जैसे कोई लॉन्ग आंसर आ रहा है तो उन्हें अपनी एक-एक पॉइंट जो भी वो कहना चाहते हैं तो डिफरेंट पैराग्राफ्स में बोले, है ना? जी, मुझे लगता है कि अगर आप हेडिंग डालने की आदत डाल लेंगे तो हेडिंग डालने में जाएगा समय जाएगा और आप बंद भी जाएँगे, बहुत ज़्यादा उसको जी जस्टिफाई बिल्कुल करने के बिल्कुल चक्कर बिल्कुल में। बिल्कुल। ऐसे थोड़ा बहुत आप डेविएट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। आपसे जब हमारी बात हुई थी तो ये हुआ था सर 15 से 20 मिनट जो है बात सेशन चलेगा, उतने में बात हो जाएगी। लेकिन अब ये था कि देखिए जब कोई स्कॉलर आता है तो इतनी ढेर सारी बातें रहती हैं कि वो खुद ही नहीं रोक पाता, वो बताता रहता है, वो समय बीतता जाता है। तो कुछ ऐसा ही था और आप सभी ने भी लगातार प्रश्न पूछते रहे, तो समय बीतता गया, पता ही नहीं चला। तो अच्छा एक प्रश्न और आ गया है सर, लेते चलते हैं। कलरफुल पेन, जी, उसका आंसर भी वही है जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। आपको लगता है कि आप कर लेंगे, सुंदर दिखेगा, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप सुंदर हैं, आपकी राइटिंग सुंदर है, तभी आप मेंस दे रहे हैं। तो आप आंसर को अच्छा इफेक्टिव बनाइए, कलर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि कलर बदलने में, पेन बदलेंगे उसमें भी कंफ्यूजन होगा, टाइम जाएगा, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका। यस, एक और प्रश्न है, चार्ट चार्ट टेबल वगैरह यूज चार्ट कर बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप, बस ये है कि समय मैनेज करते रहिए। वैसे भी जो लोग थोड़ा बहुत कभी यूपीएससी या डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर को सुनते होंगे तो आप जानते हैं कि यूपीएससी के आंसर्स ऐसे ही इफेक्टिव तरीके से लिखे जाते हैं, है ना? आप जो है बाकायदे इलेबोरेट करके, क्योंकि चार्ट वगैरह में क्या होता है ना, चार्ट बना लीजिए, पाई चार्ट बना लीजिए, अगर वैसा क्वेश्चन है, हालांकि होता नहीं लिटरेचर में, तो क्या होगा, आप कम समय में ज्यादा बात कह पाते हैं, वो थोड़ा इफेक्टिव तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये है कि पेन अलग अलग मत यूज करिए, अलग अलग करेंगे एग्जामिनर को समय ये जाएगा। पता चल जाता है कि इनको पता है सब कुछ। अगर आपने छोटा-सा जी चार्ट बना लिया या कोई डायग्राम बना दिया जी तो फिर उससे इम्पैक्ट आपका बढ़ जाएगा। तो आनंद जी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप ऐसे बीच-बीच में समय जब भी आपको मिलेगा आप आते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसकी वर्षा, उसको शावरिंग जो है इन बच्चों के ऊपर करते रहेंगे। तो थैंक यू सर वन्स अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू सर।